कैसे हो मेरे गाइटन को चाहने वालों। वैसे गाइटन को चाहने वालों की कमी है और गाइटन को नफरत करने वालों की बहुत तादाद है यहाँ पे। एनीवेज, हम तो गाइटन से प्रेम करते हैं, करते रहेंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि आज का जो हार्मोन है या टॉपिक है वो है इंसुलिन। जी जी हाँ, इंसुलिन बड़ा सही टॉपिक है ना। इंसुलिन, डायबिटीज मेलाइटस, ये कभी जीवन में पीछा ही नहीं छोड़ता। ये 11th में चालू होता है, फिर 12th में आ जाता है, फिर फर्स्ट ईयर में आता है, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर। तो इंसुलिन का जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। विदाउट दिस यू कांट बी अ डॉक्टर, राइट। तो अब मेरे को कोई एक अच्छा बच्चा या कोई एक अच्छी बच्ची बताएगी कि ये रिलीज या सिक्रेट कहाँ से होता है। तो मैंने बोला ये बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज होती है, वहाँ से ये रिलीज होता है, राइट। अब रिलीज होने में क्या होता है कि इसकी 3 चेन होती है। एक चेन ये, एक चेन ये, और एक चेन दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, एक चेन ये। ठीक है, तो 3 चेन हो गई। और ये तीनों की तीनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधी हुई होती है। ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बंधा है। मैंने इसको नाम दे दिया सी चेन, मैंने इसको नाम दे दिया ए चेन, मैंने इसको नाम दे दिया बी चेन। अब होता क्या है कि ये आगे जाके ये सी चेन इनसे अलग हो जाती है। ठीक है, ये सी चेन जो है ये अलग हो गई, और ये सी चेन जब इससे अलग हो जाती है तो ये ए प्लस बी चेन एक्टिव इंसुलिन होता है, और ये है प्रो इंसुलिन, राइट। ये प्रो इंसुलिन है, और जब ए और बी चेन होते हैं सिर्फ तो वो इंसुलिन होता है। अच्छा, ये जो सी चेन है भाई साहब, ये किसी काम की नहीं है क्या? ये निकम्मी नालायक है क्या? मैंने बोला नहीं यार, ऐसा मत बोल, ये बड़ी काम की चीज़ होती है। ये 2 काम कराती है। क्या कराती है? एक तो ये सोडियम एटीपेज पंप जो होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, उसको एक्टिवेट करती है। ठीक है। दूसरा काम ये क्या करती है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेज करवाती है। तो देखो कितनी काम की है। तुम जिसको शुरू से नालायक समझते आ रहे हो उसकी इसकी चेन कोई काम की नहीं है। इसके 2 ये एंजाइमेटिक काम है। अच्छा, सिर्फ एंजाइमेटिक काम ही है क्या? मैंने बोला नहीं। जो डायबिटीज़ मेलाइटस 1 टाइप वाले होते हैं। अच्छा, एक तो तुम यार गलत लिखते हो, ये डायबिटीज़ मेलाइटस 1 ये हो गया, एंड डायबिटीज़ मेलाइटस, मैंने देखा कई कई लोग ऐसे लिख रहे होते हैं उसको। अरे भाई वो ऐसा नहीं होता, वो डायबिटीज़ मेलाइटस 2, ये 2, ये अंक वाला 2, ना कि ये रोमन वाला, राइट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था पेप्टाइड सी चेन की। तो ये जो सी चेन है वो डायबिटीज़ मेलाइटस 1 में इसकी क्या करते हैं, हम इसका रेडियो इम्यूनो ऐसे करते हैं। ये एक टेक्निक है इसके लेवल्स चेक करने की। तो उनमें ये पेप्टाइड सी चेन है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। पेप्टाइड सी चेन डिक्रीज हो जाती है, तो उससे पता चलता है कि हाँ, अगर पेप्टाइड सी चेन नहीं है तो ऑब्वियसली ए और बी चेन भी नहीं होंगे। ए और बी चेन नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि भाई साहब यहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि काम कैसे करते हैं हमारे इंसुलिन भाई साहब। इनका काम करने का बड़ा सही तरीका लगा मुझे, मेरे को। ये क्या करते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि ये हमारी एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, मान क्या लेते हैं, यही है हमारे पास। तो अभी जो इंसुलिन का रिसेप्टर होता है उसकी 4 सब यूनिट होती है। उसकी 4 सब यूनिट होती है। 2 ऊपर लगी होती है और 2 अंदर की तरफ होती है, साइटोप्लाज्मिक। ये साइटोप्लाज्मिक को फेस कर रही है। ठीक है, ये बीटा सब यूनिट्स है, और यहाँ पे 2 अल्फा सब यूनिट्स है। ये भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधी हुई होती है। ठीक है, ये भी आपस में। और ये जो बीटा सब यूनिट है इसके नीचे टायरोसिन काइनेज एंजाइम लगा होता है। टायरोसिन काइनेज एंजाइम लगा होता है, याद रखना, टायरोसिन काइनेज एंजाइम लगा होता है। तो अगेन सम अप कर देता हूँ मैं कि जो इंसुलिन का रिसेप्टर होता है उसकी 4 सब यूनिट होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। बीटा इज फेसिंग द साइटोप्लाज्मिक एंड अल्फा इज फेसिंग द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, राइट। अब ये जो इंसुलिन है वो इस अल्फा सब यूनिट पे आके बाइंड होता है। जब अल्फा सब यूनिट पे आके बाइंड होता है तो ये कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होता है इनका। कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से ये टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होता है, और ये क्या करवाता है, दोनों मिलके आगे ये करवाते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ द प्रोटीन्स। अगर किसी भी काम को करवाना हो तो प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन करवाना होता है।
फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन। ये तो हमने देखा ही था कि जब प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, अरे एक तो ये नाम बड़ा गंदा है, फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन, कितना गंदा नाम है यार, लिया नहीं जा रहा मेरे से कसम से। हाँ, तो प्रोटीन का जब फॉस्फोराइलेशन होता है तब ये इसके काम आगे करते हैं। अब ये क्या काम करता है, इससे क्या होगा कि एक गेट है जिसको हम बोलते हैं, चैनल है ग्लूट फोर ग्लूकोज लिंक्ड अपटेक 4, ठीक है। तो उसको ये ट्रांसलोकेट कर देता है मेम्ब्रेन पे। अब ये ग्लूट 4 कहाँ आ गया, मेम्ब्रेन पे, और इसके थ्रू इजीली ग्लूकोज अंदर आ जाता है। अच्छा, मेन काम क्या था भाई इंसुलिन का, ब्लड से ग्लूकोज को उठा के सेल्स के अंदर लेके जाना, टू पंप द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द साइटोप्लाज्म, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन। बिसाइड दैट इट हैज ऑल्सो सम अदर फंक्शंस लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, राइट। ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसकी बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शंस की, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो सबसे पहला व्हाट आई टोल्ड कि इट इज अपटेक ऑफ द ग्लूकोज बाय द सेल, कि इट इंक्रीजेज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल। दूसरा ये क्या करता है कि ये जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है मसल और लिवर में, उनको इंक्रीज करता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज इन मसल। अब आपको मैं ग्लूकोज इंसुलिन की पावर बताऊं तो भाई साहब आप पावर जान के इतने हैरान हो जाओगे कि जैसे नॉर्मल बिना ग्लूकोज के, सॉरी बिना इंसुलिन के, अगर बाहर का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर या जो प्लाज्मा ग्लूकोज है, अगर वो 700 800 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी चला जाए, फिर भी इंट्रा सेल्यूलर ग्लूकोज एक लेवल के बाद नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैंने बोला कि अगर थोड़ा सा भी इंसुलिन हमने दे दिया, अगर हमने थोड़ा सा भी इंसुलिन दे दिया, तो बाहर का मान के चलते हैं कि 750 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो इंट्रासेल्यूलर ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। तो देख रहे हो पावर ऑफ द इंसुलिन, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इज़ अ पावरफुल इन इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज, राइट। अब होता क्या है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे जो ब्लड है उसके अंदर दबा के ग्लूकोज आ जाता है। तो जस्ट आफ्टर द मील ग्लूकोज इज अपटेकन बाय द लीवर एंड इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन। तो जस्ट आफ्टर मील क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज को लीवर उठा के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा, इसके लिए एक एंजाइम लगता है ग्लाइकोजन सिंथेज, और इंसुलिन इस ग्लाइकोजन सिंथेज को स्टिमुलेट करता है, राइट। एक दूसरा एंजाइम होता है जो ग्लाइकोजन को तोड़ता है, और उस इंसुलिन का नाम है लीवर फॉस्फोराइलेज। यार ये फिर से फॉस्फोराइलेज आ गया, फॉस्फोराइलेशन क्या करूं भगवान इस फॉस्फोराइलेशन का। हाँ, तो ये क्या है, लीवर फॉस्फोराइलेज, और ग्लाइकोजन को तोड़ के ये ग्लूकोज बनाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो इंसुलिन है वो इसको इनिबिट करता है। क्या करता है इंसुलिन, इसको इनिबिट करता है, राइट। अब होता क्या है कि जैसे ही हमने मान लेते हैं खाना खाया, जैसे मैं भी खाना खा के पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे बॉडी में क्या चल रहा है कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो काफ़ी ऊपर है ब्लड में। तो वो जो ग्लूकोज है वो अभी लीवर में जा रहा है, लेकिन अभी जैसे 2-3 घंटे होंगे, 4 घंटे होंगे, फिर
जो मैंने खाना खाया वो डाइजेस्ट होके जो जिसका जो भी होना था, मतलब ग्लूकोज लेवल नीचे आ जाएगा। ग्लूकोज लेवल नीचे आएगा तो क्या होगा, इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगा, इंसुलिन का जो सिक्रेशन है पेनक्रियाटिक सेल से वो डिक्रीज होगा, और ये जितने भी इफेक्ट बताए मैंने वो वापस रिवर्स होने लगेंगे। ठीक है। खास बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जो ब्रेन सेल्स हैं उन पे इंसुलिन का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कुछ उल्टा बोलने वाला था लेकिन सॉरी। हाँ, तो इंसुलिन हैज नो इफेक्ट ऑन ब्रेन सेल्स, माने कि जो ब्रेन की सेल्स हैं वो बिना इंसुलिन के भी अपना ग्लूकोज मस्त उठाती है। राइट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लेते हैं किसी में अगर डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, और अगर वो ब्रेन को अगर इंसुलिन नहीं मिला तो ब्रेन के पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। वाई? बिकॉज ब्रेन रेयरली यूजेज अदर सोर्सेज लाइक फैट और प्रोटीन फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, इट यूजेज ओनली ग्लूकोज फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो मैंने बोला कि अगर ब्रेन का जो ग्लूकोज लेवल है वो 20 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी चला जाता है तो एक स्टेट में ब्रेन चला जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। हाइपोग्लाइसेमिक शॉक मतलब आदमी बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है। ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि इंसुलिन का ब्रेन सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट क्यों नहीं होता भाई साहब? क्योंकि ब्रेन में ग्लूटाफोर होता ही नहीं है। फिर कौन सा होता है? GLUT2 होता है। अच्छा, GLUT2 इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता? मैंने कहा नहीं होता। अब इसके अलावा ग्लूकोज इंसुलिन क्या करवाता है, ये एडिपोज टिश्यूज में फैट का एडिपोज, देखो फिर स्पेलिंग गलत हो, एडिपोज टिश्यू में फैट का स्टोरेज इंक्रीज करवाता है। इसके अलावा एक और काम है कि ये अमाइनो एसिड जो ब्लड में घूम रहे होते हैं, अमाइनो एसिड जो प्लाज्मा में घूम रहे होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करवाता है ये सेल्स में, और सेल्स में ट्रांसपोर्ट करवा के उनकी प्रोटीन बनवाता है। तो ये अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है। राइट। तो ये इसके कुछ मैकेनिज्म सॉरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गए। अब एक चीज़ मैंने ग्रोथ हार्मोन में भी बताई थी और यहाँ भी बता रहा हूँ कि किसी भी आदमी की ग्रोथ के लिए दोनों हार्मोन ज़रूरी है, इंसुलिन प्लस ग्रोथ हार्मोन दोनों जब होंगे तभी आदमी प्रॉपरली ग्रोथ कर पाएगा। तो दे एक्ट सिनर्जेटिकली टू प्रमोट द ग्रोथ, दे एक्ट सिनर्जेटिकली। ये हो गए इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन। फिजियोलॉजिकल एक्शन के बाद बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मैंने बता दिया। नहीं, अभी ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये सिक्रीट कैसे होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन कि जो इंसुलिन है वो सिक्रेट कैसे होता है, बीटा सेल से सिक्रेट कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन, नॉट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। कौन सी सेल से सिक्रेट होता है भाई साहब? जल्दी से बोलो। बीटा सेल ऑफ, देखो पूरी स्क्रीन पे मैंने बीटा सेल बना दी, कोई बात नहीं। तो ये जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज है यहाँ पे GLUT2 लगा होता है, और मुझे ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे जब जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, जैसे मान लेते हैं ये एक आर्टरी जा रही थी, यार ये आर्टरी बड़ी छोटी है, सेल बड़ी बड़ी है, अन्याय हो गया क्या? कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो यहाँ से ग्लूकोज एंटर करेगा, ग्लूकोज एंटर करके ग्लूकोज को चबा के उसकी एटीपी बना दी जाएगी, ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब साइकिल, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो भी है, उसके बाद में एटीपी बनेगा। यहाँ पे एक चैनल होता है जिससे पोटेशियम बाहर जाता है, हम इसको बोलते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। क्या बोलते हैं हम इसको? एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। तो ये एटीपी सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि जब इससे एटीपी बाइंड करता है तो ये इनहिबिट हो जाता है। इस चैनल से जब एटीपी बाइंड करता है तब ये चैनल इनहिबिट हो जाता है। अब ये चैनल इनहिबिट हो गया, मेरे को एक बात बताओ, तो क्या होगा? पोटेशियम का जो ई फ्लक्स हो रहा है वो बंद हो जाएगा, पोटेशियम की इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगेगी। बढ़ने लगेगी तो पोलैरिटी किस तरफ जाएगी? नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ? ऑब्वियसली अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो ये किस तरफ जाएगा? डीपोलराइजेशन की तरफ या हाइपर पोलराइजेशन की तरफ? बिल्कुल सही बात बेटा, ये बिल्कुल डीपोलराइजेशन की तरफ जाएगा।
तो एक टाइम बाद ये डीपोलराइज हो जाएगी। डीपोलराइज होते ही यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल खुलेंगे और अंदर आएगा कैल्शियम, भर भर के अंदर कैल्शियम आएगा। अंदर भर भर के भाई साहब कैल्शियम आ गया। अब ये कैल्शियम क्या करता है, ये जो इंसुलिन की जो वेसाइकल है, इंसुलिन भरी हुई वेसाइकल में तो होता है ना, सिक्रेटरी वेसाइकल में इंसुलिन भरा होता है, ये आके इससे बाइंड करते हैं और इंसुलिन को रिलीज करवा देते हैं। ये अपने इंसुलिन को छुड़वा ले गए भाई साहब। कितनी सही प्रेम कहानी है। अच्छा लगा सुन के तो लाइक मारो एक। तो ये होगी मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन। इसके बाद में गाइटन में एक बड़ा प्यारा चार्ट दिया है उन्होंने। क्या चार्ट दिया है, ये एक्स एक्सिस पे उन्होंने बना रखा है प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन, और यहाँ पे है इफेक्ट, सिक्रेशन, इंसुलिन सिक्रेशन। और वो दे रखा है टाइम्स में कि अगर नॉर्मली 1 नैनोग्राम होता है तो ये 5 नैनोग्राम हो गया, ये 10 नैनोग्राम हो गया, ये 15 नैनोग्राम हो गया, ये 20 नैनोग्राम हो गया। तो वो क्या बोलता है कि 100 mg पर डेसीलीटर पे तो नॉर्मल इंसुलिन रहता है, इंसुलिन ऑलमोस्ट जीरो ही रहता है लगभग। लेकिन जैसे ही ये 100 को क्रॉस करता है तब यहाँ से बढ़ना चालू होता है, फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ के फिर इतना ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो आपको कोई पूछे कि इंसुलिन किस लेवल के बाद में सिक्रीट होना चालू होता है तो वो कौन सा लेवल है, 100 mg पर डेसीलीटर। अब इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करें या क्लिनिकल फिजियोलॉजी की बात करें, ये तो गलत हो गया, हाँ अप्लाइड फिजियोलॉजी या क्लिनिकल फिजियोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली इसका एक डिसऑर्डर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि इंसुलिन या तो काम नहीं कर रहा होता है या इंसुलिन बन नहीं रहा होता है। जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, मैंने बोला डेफिशिएंसी इसलिए हो जाती है कि जो बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसी डायबिटीज़ मेलाइटस को बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1। जब इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन का रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, या हो सकता है जो इंसुलिन का मॉलिक्यूल है वो डिफेक्टिव मॉलिक्यूल है, तब उस डायबिटीज़ को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस 2। इसके अलावा और भी अदर डायबिटीज़ होती है जो आप बायोकेमिस्ट्री में या जनरल मेडिसिन में पढ़ते हो, ये फिजियोलॉजी का टॉपिक उतना नहीं है, फिर हम मेडिसिन में या फार्मेकोलॉजी में चले जाएंगे। लेकिन हाँ, इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस क्या होता है कि जब इंसुलिन नहीं होता है बॉडी में, जब इंसुलिन नहीं होता है तो कुछ अदर हार्मोन जैसे कि ग्लूकागोन, कैटाकोलामाइंस में क्या आता है बच्चों बताओ, बच्चे क्या बताएंगे, बच्चों ने तो कैटाकोलामाइन पढ़ा ही नहीं अभी। अरे पढ़ रखा है भाई 11th-12th में, कैटाकोलामाइंस में आते हैं नॉरएड्रेनलिन, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल। तो ये क्या करवाते हैं, दे आर लाइपोलाइटिक एंजाइम्स, राइट, वो लाइपोलाइसिस करवाएंगे। अब लाइपोलाइसिस करवाएंगे तो लाइपोलाइसिस से क्या होगा, फ्री फैटी एसिड बनेंगे, और फ्री फैटी एसिड बनेंगे तो फ्री फैटी एसिड से क्या होगा, उनका असाइलेशन होके कीटोन बॉडीज बनेगी, कीटोन बॉडीज बनेगी। और कीटोन बॉडीज आर एसिडिक इन नेचर, so there will be a metabolic acidosis, so we call it ketoacidosis, right? So this was all about insulin and its physiological importance, right? If you have any doubt you can comment, you can text me on the Instagram. If you have liked the video and still did not press the like button तो दबा दो यार, बार बार बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। ठीक है, धन्यवाद।